हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू योर क्लासेस। मैं हूं आपका अपना शशांक सर। जी हाँ, लेखपाल की हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और लेखपाल की तैयारी आपको कराता है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्विज़ आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो रहा होगा, क्योंकि इसमें हम लोग कर रहे हैं लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस। तो इसको अटेंड करना मत भूलिएगा और आप में जो सुधार हुआ उसको भी साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ सामने क्या सवाल लिखा है, सिस्टर निवेदिता, ये किसका उपनाम था, ये सवाल है। अगर आपको इसका जवाब पता है तो सॉल्यूशन के लिए मेरे साथ में चलिएगा, और अगर नहीं पता है फिर तो पूरा क्विज हम लोग साथ में ही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ताप्ती नदी का मूल क्या है? यहाँ पूछा गया ताप्ती नदी का सोर्स क्या है या कहाँ से निकलती है। जल्दी से बताइए 10 सेकंड में इसका राइट आंसर क्या होगा। एंड टाइम अप। तो देखिए जब भी पूछा जाए ताप्ती नदी के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो याद होना चाहिए सतपुरा की रेंज। ठीक है, ये सतपुरा की रेंज कहाँ पर है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। तो ताप्ती नदी कहाँ पे बहती होगी? एमपी में। ठीक है, अब ये सतपुरा में भी विशेष कहाँ पर है? मुल्ताई में। तो मुल्ताई हो या सतपुरा हो या एमपी हो, इन तीनों जगहों से आपका एक ही यहाँ पे कनेक्शन है, किसका? ताप्ती नदी का। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और वहीं अमरकंटक, अमरकंटक से बहुत ही फेमस सवाल बनता है एग्जामिनर का। तो कौन सी नदी निकलती है यहाँ से? नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, फिर से दोहरा देता हूँ, सतपुरा रेंज से आपकी कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी। और वहीं अमरकंटक से नर्मदा नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन संगीत कला का विद्वान किसे कहा जाता है? इजी है, जल्दी से बता दोगे। चलिए, तो आपका समय होता है यहाँ पे समाप्त। तो देखिए, प्राचीन संगीत कला का विद्वान, तो मेरे ख्याल से इसमें जो सबसे पुराने हैं वो कौन है? तानसेन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तानसेन, जो कि अकबर के यहाँ पे नौ रत्नों में शामिल थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मान लो तुलसीदास के बारे में पूछा जाए तो उनकी रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर उनकी एक रचना हो जाएगी दोहावली। ठीक है, और वहीं एक और है इनकी गीतावली। तो यानी जितने में भी वली लगा हुआ है वो सब किसकी रचना है? आपकी तुलसीदास की। ठीक है, एक और याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुलसीदास से ही संबंधित है, वो है विनय पत्रिका। ठीक है, तो तुलसीदास जी ने पत्रिका निकाली विनय के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे उनकी एक रचना क्या हो गई? विनय पत्रिका, दोहावली और गीतावली, क्योंकि वो दोहे में गीत गाते थे। ठीक है, याद हो जाएगा बड़ी आसानी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? याद करिए, इससे पहले हम लोगों ने पूछा था कि उसको ओथ यानी शपथ कौन दिलाता है। यहाँ आपको बताना है नियुक्ति कौन करता है। दोनों ही शब्दों में बड़ा अंतर है, ध्यान से इसको चूज कीजिएगा। एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, तो नियुक्ति यानी अपॉइंट कौन करता है। ठीक है, तो अपॉइंट केवल एक ही व्यक्ति करता है ऐसे पदों को, उसका नाम क्या है? राष्ट्रपति। लेकिन अगर आपसे यहाँ पे शपथ यानी ओथ के बारे में पूछ लिया जाए तो वो दिलवाते हैं मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को। ठीक है, अब एक चीज़ और याद कर लीजिए कि राज्यपाल जो है आपके, ये आते हैं आर्टिकल 153 से लेकर के 167 तक। अब देखो एग्जामिनर कैसे सवाल पूछेगा, वो आपसे सिंपली पूछ लेगा 154वां आर्टिकल किससे संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल से संबंधित है। तो आर्टिकल कौन सा है आपका? 153 से 167, और इसको अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं के लिए एक ब्लड बैंक लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? जल्दी सोच के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंट के लिए, उस राज्य के मुख्यमंत्री का नाम पटनायक है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एंड टाइम अप। तो देखिए, जब भी पूछा जाए पशुओं के लिए ब्लड बैंक, ठीक है, तो ये लॉन्च करने वाला सबसे पहला राज्य है उड़ीसा, और उड़ीसा के ही मुख्यमंत्री का नाम क्या है?
नवीन पटनायक। यहाँ से सवाल अलग अलग वैरायटी में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ब्लड बैंक कहाँ पे आपका सबसे पहले लागू हुआ है? उड़ीसा में, और उसके सीएम कौन है? नवीन पटनायक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्षेत्र के संदर्भ में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? कॉन्टिनेंट के बारे में पूछा गया है। जल्दी सोच के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंट के लिए उसमें वहाँ पॉपुलेशन भी सबसे आता है। एंड टाइम अप। तो देखिए महाद्वीप की अगर बात की जाए यानी कॉन्टिनेंट की, तो कुल कितने हैं? 7, क्योंकि 7 आपके कॉन्टिनेंट है, कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो है एशिया। तो पहले स्थान पे कौन सा हुआ? एशिया। और एशिया के बाद दूसरे स्थान पे कौन सा? ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? अफ्रीका। और वहीं एक और छोटा सा याद कर लो, इसके बाद जो आएगा वो आएगा नॉर्थ यानी उत्तरी अमेरिका, ठीक है। तो 3 हो गए आपके, सबसे बड़ा एशिया, उससे छोटा अफ्रीका, और लास्ट में क्या आ जाएगा? नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? ईजी भी है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आपका समय होता है समाप्त। तो यहाँ पे अगर पूछा गया उत्तर पूर्वी रेलवे, तो जवाब क्या हो जाएगा? गोरखपुर। मान लीजिए ये है ईस्ट और ये है भारत का वेस्ट यानी गुजरात की साइड, ठीक है। तो ईस्ट में यहाँ पे क्या हो गया आपका? गोरखपुर हो गया। तो ये क्या है आपका? ये नॉर्थ ईस्ट का आपका हेडक्वार्टर हो गया। बीच में पड़ता है आपका दिल्ली, तो ये नॉर्थ रेलवे का हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसके थोड़ा सा आगे आओगे तो पड़ेगा जयपुर। तो ये जयपुर किसका हेडक्वार्टर हो गया? नॉर्थ वेस्ट रेलवे का। फिर से दोहराता हूँ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे पहले क्या पड़ेगा? गोरखपुर। तो ये क्या बन गया? नॉर्थ ईस्ट। इससे थोड़ा सा आगे आए तो दिल्ली, ये किसका है आपका? उत्तरी रेलवे का। और जयपुर किसका हो गया आपका? उत्तर पश्चिमी रेलवे का, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ठीक है, जल्दी सोच के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आपका समय होता है समाप्त। तो यहाँ पे ना तो आईफा होगा, ना फिल्म फेयर, और ना ही अकेडमी पुरस्कार। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? दादा साहब फाल्के अवार्ड सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है। और ये जो पुरस्कार है साल 2019 में किसको दिया गया था? तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा अमिताभ बच्चन जी को, ठीक है। अमिताभ बच्चन को दिया गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। ये याद हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिस्टर निवेदिता किसको कहा जाता था? अब बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, सिस्टर निवेदिता कहा जाता था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल को। और इसी तरीके से अगर देखो तो सरोजनी नायडू को, इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कई बार ये एग्जाम में आया है, बहुत रिपीटेड सवाल है। तो यहाँ पे क्या बताएंगे कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन है? सरोजनी नायडू। और सिस्टर निवेदिता कौन हो गई आपकी? मार्गरेट नोबल, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपके लिए एक पॉइंट और जुड़ गया, आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? मेरे ख्याल से आज छोटा बड़ा ही ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए टाइम आप। तो देखिए भारत का सबसे छोटा राज्य वही है जहाँ सबसे ज़्यादा आप घूमने जाते हो, केरल नहीं, बल्कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। तो इसको देखो, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहता है कि गोवा सबसे छोटा है या सिक्किम। तो ये याद रखना,
गोवा से बड़ा है सिक्किम, और सिक्किम से थोड़ा बड़ा है यहाँ पे त्रिपुरा। ठीक है, तो तीनों को याद रखना है यहाँ पे, और इसको याद करने का सबसे अच्छा फॉर्मूला है जीएसटी, याद कर लो। अब याद हो जाएगा, सबसे छोटा गोवा, उससे बड़ा सिक्किम, और लास्ट में त्रिपुरा, यानी कि जीएसटी। तो अब मत भूलिएगा जीएसटी के नाम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा है? मेरे ख्याल से लड़ता तो हमेशा ये पाकिस्तान है ना, लेकिन आपको बताना है कि कब नहीं लड़ा है। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साल 1950 में। तो देखो, सबसे पहला युद्ध लड़ा गया था 1947 में। ठीक है, और इसके बाद फिर ये युद्ध लड़ा गया था 1965 में, और इसे कहते हैं ऑपरेशन जिब्राल्टर के द्वारा शुरू किया गया था। कौन सा ऑपरेशन इसमें आपका शामिल था? ऑपरेशन जिब्राल्टर। ठीक है, ये पाकिस्तान के द्वारा शुरू किया गया था। 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया, और 99 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी कारगिल के लिए युद्ध। तो इसी को, इसको क्या कहते हैं हम लोग? कारगिल की लड़ाई। ठीक है, चलिए एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। ये पहला हुआ 1947 में, दूसरा हुआ 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर इसमें शामिल था, 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया, और 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ। ठीक है, तो वहीं 1950 में कोई भी युद्ध नहीं हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। दिबांग वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में? बहुत कंफ्यूजन इसलिए होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 राज्य तो पहाड़ी हैं। अब किसका नाम बताएं? तो यहाँ पे जल्दी सोच करते हैं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। कंफ्यूजन होगा, लेकिन उसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे। चलिए आपका समय होता है समाप्त। तो देखिए, दिबांग वन्य जीव अभयारण्य आ जाए, या फिर आ जाए दिबांग नदी, तो यहाँ पे सबसे पहले किसका नाम आएगा? अरुणाचल प्रदेश का नाम आता है। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिक्किम में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है, तब आप यहाँ पे बताएंगे फार्म बोंग। क्या नाम है? थोड़ा अजीब सा नाम लग रहा होगा। फार्म बोंग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? सिक्किम में। और उड़ीसा में तो बहुत फेमस भी है इसका नाम, यहाँ पे हो जाएगा भितरकनिका। ठीक है, तो नंदन कानन हो या भितरकनिका हो, ये कहाँ पे अभयारण्य है आपके? उड़ीसा में। ठीक है, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, फार्म बोंग सिक्किम में, और भितरकनिका उड़ीसा में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण 2019 के बारे में पूछा गया है, जो कि कहाँ कराया गया था? गोवा में। लेकिन किस देश के साथ कराया गया, ये पूछा गया है। चलिए आपका समय होता है समाप्त। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस के साथ हुआ वरुण 2019, कहाँ पे? गोवा में। और ये कैसा सैन्य अभ्यास है? नौ सैन्य अभ्यास है। देखो, कंफ्यूजन इन्हीं 3 शब्दों में होता है, तो कहीं पे अगर आपने नोट ना किया हो तो उसको नोट जरूर कर लेना। ठीक है, फिर से दोहरा रहा हूँ, वरुण 2019 कहाँ पे हुआ है? गोवा में। किसके साथ? फ्रांस के साथ। और ये एक नौसैन्य अभ्यास या फिर नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा याद से। तो चलिए अब शुरू हो रहे हैं हिंदी के सवाल, तो तैयार हो जाइए। सबसे पहला सवाल है, सदा सच बोलना चाहिए। ऑफ कोर्स बोलना चाहिए, लेकिन ये किस प्रकार का वाक्य भेद है ये बताना है आपको। ठीक है, जल्दी सोच करते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आपका समय होता है समाप्त। तो देखिए यहाँ पर आपको लग रहा होगा आज्ञावाचक, लेकिन ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इच्छावाचक, क्योंकि पूछा क्या गया है? सदा सच बोलना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर नहीं दिया जा रहा, हमेशा यहाँ पे क्या है? इच्छावाचक के रूप में उपयोग किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वेणियाँ मिलती हैं जहाँ, यह किस समास का उदाहरण है? जल्दी सोच के बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंट के लिए, जहां मिलती है उसे त्रिवेणी कहते हैं। अब जल्दी से बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है।
चलिए एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं सिर्फ 3 वेड़ी शब्द ले लूँ तो यहाँ पे कोई भी पद प्रधान नहीं है, लेकिन अगर इन्हीं को मिला दूँ तब मुझे क्या मिल रहा है, तब मुझे मिल रहा है त्रिवेणी, यानी कोई भी पद प्रधान नहीं था और तीसरे पद की तरफ अगर इशारा करता है तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, वहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोबर गणेश हमारे ख्याल से घर पे बहुत बार सुनने को मिलता है, लेकिन कभी समास नहीं बताया गया, तो आज आप बता दीजिए इसका समास का उदाहरण क्या है। चलिए आपका समय होता है समाप्त। तो देखिए गोबर गणेश का मतलब होता है कि गोबर से बने हुए गणेश, ठीक। तो अगर गोबर से बने हुए गणेश हैं तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसीलिए करण तत्पुरुष। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, गोबर से बने गणेश हैं इसलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है, करण तत्पुरुष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्द चुनना है यातु धान के लिए। जल्दी सोच के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और आपका समय होता है समाप्त। तो देखिए यहाँ पर यातुधान अगर आपसे पूछा गया है तो उसका पर्यायवाची हो जाएगा निशिचर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पर्यायवाची शब्द देखते हैं रात। रात शब्द के लिए यहाँ पे क्या, कौन सा आपका पर्यायवाची शब्द हो सकता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लेवल के हैं ये, तो थोड़ा ध्यान से भी कीजिए। ठीक है, चलिए आपका समय होता है समाप्त। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा त्रियामा। ठीक है, अब देखो रात शब्द है ना, तो रात के बहुत पर्यायवाची हैं कंफ्यूज करने के लिए। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, रैन, ठीक है, या फिर मान लीजिए निशा। ठीक है, तो त्रियामा के अलावा देखिए एक तो रैन हो गया, एक निशा हो गया, एक और आपको बता देते हैं रजनी। ठीक है, तो ये जितने भी ऑप्शंस हैं इनमें से कोई भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो चाहिए तो इनको नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीवा पूछा गया, यह किसका पर्यायवाची, जल्दी सोच के था इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, और आपका समय होता है समाप्त। तो यहाँ पे ग्रीवा जो है आपका पर्यायवाची है गर्दन के लिए, तो गर्दन का जो पर्यायवाची है वो क्या है आपका, ग्रीवा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब यहाँ पे पूछा गया है युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है। ध्यान से पढ़िएगा, किस समास का समस्त पद है ये पूछा गया है। जल्दी सोच कर इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे आपसे बताया गया युधिष्ठिर। ठीक है, तो युधिष्ठिर में क्या है कि यहाँ पे विभक्ति का कोई भी लोप नहीं हो रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलुक तत्पुरुष। फिर से दोहरा रहा हूँ, युधिष्ठिर में विभक्ति का लोप नहीं हो रहा है, ज्ञात नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, अलुक तत्पुरुष। तो ठीक है, डेफिनेशन के साथ यहाँ पे आपको राइट आंसर भी मिल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। 8 अध्याय हैं जिसमें इसका अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, जल्दी से बताइए इसका यह कौन सा समास हो सकता है। और आपका समय होता है यहाँ पे समाप्त। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं पूरा पढ़ लूँ, 8 अध्याय हैं जिसमें मतलब नहीं निकल रहा है, लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अष्टाध्यायी, तो यही तो वो बताने की कोशिश कर रहा था। मतलब कि इसने अपने आप को ना बता के बल्कि किसी और शब्द के बारे में अगर वहाँ पे वो आपका वर्णन कर रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास।
उम्मीद करता हूँ ये भी आपको फिर से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक बार आप खुद का कैलकुलेट भी जरूर किया कीजिए डेली के बेसिस पे कि आपके कितने सही हो रहे हैं या फिर आपके साथी के कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, और उसको डिस्कस जरूर किया कीजिए मेरे साथ लाइव आके ठीक 1 बजे। तो तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।